निकोला टेस्ला अपने पुराने किसान के साथ वहां खड़े हैं, जहां वे एक ऐसे उपकरण से अपना पूरा खेत चला रहे हैं जिसमें जमीन में गढ़ी हुई खूंटियां हैं जो विद्युत चुंबकीय और मुख्य रूप से चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र से ऊर्जा लेकर जनरेटर चलाती हैं, जिससे उनका खेत चलता है। टेस्ला का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग कारों, कॉइल्स और बिजली के तेज झटकों के बारे में सोचते हैं। लेकिन निकोला टेस्ला के सबसे विचित्र पेटेंटों में से एक वास्तव में तारों को चलाने या मोटरों को घुमाने से संबंधित नहीं था। टेस्ला एंड बिजली। टेस्ला के शुरुआती विचार के बारे में आपका क्या विचार था? एआई ने उस पेटेंट को पुराने रिकॉर्ड से निकाला और उसे एक अलग थलग चीज की तरह माना। एक ऐसी तकनीक जिसका उद्देश्य बिजली ग्रिड से कहीं अधिक हमारे करीब की किसी चीज को लक्षित करना था। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि यह किस ओर इशारा करता है, तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। टेस्ला का विचित्र पेटेंट। 1900 के दशक की शुरुआत में निकोला टेस्ला की दुनिया बदल गई। बड़े शक्ति संघर्ष समाप्त हो चुके थे। नई रेडियो कंपनियां और नए आविष्कारक सुर्खियों में आ रहे थे। टेस्ला न्यूयॉर्क के होटलों में रह रहे थे और हर साल और भी विचित्र लगने वाले पेटेंट दाखिल कर रहे थे। उन्होंने वायरलेस पावर, कॉस्मिक किरणों और हवा से ऊर्जा निकालने वाले उपकरणों के बारे में बात की। मुझे पूरा यकीन था कि मैं दुनिया में कहीं भी हवा से निकाली गई ऊर्जा को इकट्ठा कर सकता हूं और उस ऊर्जा का किसी भी रूप में उपयोग कर सकता हूं। फिर भी पत्रकारों ने उनके दावों को छाप दिया, लेकिन कई विशेषज्ञों ने उन्हें एक महान इंजीनियर के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो अब सपनों की दुनिया में खो गए थे। उनके इस अंतिम दौर का एक स्पष्ट उदाहरण एक साधारण चित्र वाला छोटा सा पेटेंट है। इसे विकिरण ऊर्जा के उपयोग हेतु उपकरण कहा जाता है। टेस्ला ने इसे 1901 में दाखिल किया था और उसी वर्ष इसे मंजूरी मिल गई थी। कागज पर यह देखने में सरल लगता है। इसमें एक धातु की प्लेट, एक तार, एक बॉक्स और पृथ्वी से कनेक्शन है। यह विचार समझने में आसान है। एक चिकनी धातु की प्लेट को जमीन से काफी ऊपर उठाया जाता है और बाकी चीजों से दूर रखा जाता है। उस प्लेट से एक तार नीचे एक बॉक्स के एक तरफ जाता है। बॉक्स के अंदर टेस्ला द्वारा कंडेंसर कहा जाने वाला एक उपकरण स्थित है। आज हम इसे कैपेसिटर कहेंगे, जो कि एक विद्युत भंडारण टैंक है। उस टैंक का दूसरा सिरा एक दबी हुई प्लेट या पाइप के माध्यम से पृथ्वी से जुड़ा होता है। टैंक और जिस उपकरण को आप चलाना चाहते हैं, उसके बीच टेस्ला एक साधारण स्विच लगाता है। पेटेंट के दस्तावेज में वह बताता है कि वह इस सेटअप से क्या अपेक्षा रखता है। मैंने अपनी प्रयोगशाला के केंद्र में यह विशाल ट्रांसफार्मर बनाया है। इसके प्राथमिक तार का एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ था। सूर्य और अन्य स्रोतों से आने वाली उच्च ऊर्जा किरणें इस उभरी हुई प्लेट पर पड़ती थीं। इन किरणों में अदृश्य प्रकाश, जैसे पराबैंगनी और एक्स-रे के साथ साथ वह ऊर्जा भी शामिल थी जिसे उन्होंने विकिरण ऊर्जा कहा था। जब वे धातु से टकराते हैं तो वे छोटे छोटे आवेशित कणों को अलग कर देते हैं। समय के साथ ये कण संग्रहण टैंक में विद्युत आवेश के रूप में जमा हो जाते हैं। जब आप स्विच बंद करते हैं तो यह संग्रहित आवेश एक छोटे लैंप या मोटर में प्रवाहित होता है, थोड़ा काम करता है और फिर टैंक को दोबारा भरना पड़ता है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह ऊर्जा संचयन का एक प्रारंभिक रूप है। इसमें न तो ईंधन जलाया जा रहा है और न ही झरना चलाया जा रहा है। इसमें आकाश से धीरे धीरे बिजली टपककर एक बाल्टी में जमा की जा रही है और बाल्टी भर जाने पर उसका उपयोग किया जा रहा है। विकिरण और वायु में विद्युत क्षेत्र को मापने वाले उपकरण अभी भी समान सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। इसकी अधिकतम सीमा प्लेट तक पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा से निर्धारित होती है। यह उपकरण ऊर्जा संग्रहित करने
और लाखों वोल्ट की बिजली जैसी धारा उत्पन्न करने में सक्षम था। जमीन पर रखी प्लेट के प्रत्येक वर्ग फुट तक पहुंचने वाली उपयोगी कण ऊर्जा बहुत कम होती है। ब्रह्मांडीय किरणों और उनसे संबंधित कणों के मापन से पता चलता है कि उनके द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा एक साधारण घरेलू उपकरण की आवश्यकता की तुलना में भी नगण्य है। यदि आप किसी बड़ी प्लेट को हवा में काफी ऊपर उठा भी दें, तब भी आने वाली ऊर्जा उस पूरे क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में फैलती है। आपको किसी बेहद संवेदनशील उपकरण को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली मिल सकती है, लेकिन किसी दमदार मोटर को चलाने या घर को रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं। आंकड़ों की जांच करने वाले इंजीनियर भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। कारखानों या शहरों के लिए बिजली स्रोत के रूप में यह पेटेंट पूरी तरह से विफल है। ऊर्जा बहुत धीमी गति से प्रवाहित होती है। यह ओस की बूंदों से स्विमिंग पूल भरने की कोशिश करने जैसा है, फिर भी यह पेटेंट ध्यान आकर्षित करता रहता है। इसकी लोकप्रियता का एक कारण इसकी सरलता है। कोई भी इस सर्किट का रेखा चित्र बना सकता है और कल्पना कर सकता है कि बड़े पैमाने पर काम करने पर यह कैसा होगा। दूसरा पहलू टेस्ला द्वारा प्रयुक्त भाषा है। वह केवल बिजली और तारों के बारे में ही बात नहीं करते, वह विकिरण ऊर्जा की बात करते हैं, जो एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उन्होंने सूर्य के प्रकाश, ऊष्मा, एक्स-रे और उन नई प्रकार की किरणों के लिए किया है जिनका प्रारंभिक वैज्ञानिक अभी भी अध्ययन कर रहे थे। ये किरणें पृथ्वी की प्राकृतिक चालकता का उपयोग करके वायरलेस रूप से प्रसारित होती हैं। चित्र में छोटा सा बॉक्स उस व्यापक ऊर्जा प्रवाह के एक छोटे से हिस्से को दर्शाने का उनका तरीका है। यह टेस्ला के ऊर्जा संबंधी विचारों से जुड़ा हुआ है। अपने निबंध मानव ऊर्जा बढ़ाने की समस्या में वे सूर्य को पृथ्वी पर जीवन को संचालित करने वाला महान इंजन बताते हैं। वे इस ऊर्जा प्रवाह को बेहतर ढंग से उपयोग करने के तरीकों के बारे में लिखते हैं, जिनमें उन्नत इंजनों से लेकर सूर्य की रोशनी और गर्मी को उपयोगी कार्यों में परिवर्तित करने के नए तरीके शामिल हैं। टेस्ला और उनकी खोजें उनके जीवन काल में सोचे गए अनुमानों से कहीं अधिक सटीक और भविष्य सूचक साबित हुईं। जब टेस्ला ने अपनी विशाल कुंडलियां बनाईं, तो उन्होंने चमकीली चिंगारियां देखीं, तीखी चटकने की आवाजें सुनी और बिना तारों के कांच की नलियों को चमकते हुए देखा। उनके लिए प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत चिंगारियां एक ही गहरे तत्व के विभिन्न रूप थे। ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में गति करती है। उनका मानना था कि यदि आप उस गति को नियंत्रित और निर्देशित करना सीख लें, तो आप ईंधन बर्बाद किए बिना शहरों को रोशन कर सकते हैं और मशीनों को चला सकते हैं। रेडिएंट एनर्जी पेटेंट इसी दिशा में एक छोटा केंद्रित प्रयास है, शहर के पैमाने पर नहीं, बल्कि एक प्लेट और एक स्टोरेज बॉक्स के स्तर पर। लगभग उन्हीं वर्षों में टेस्ला इस बारे में भी सोच रहे थे कि मशीनें किस प्रकार अलग तरीके से चल सकती हैं। 3 जनवरी 1928 को दिए गए अपने अंतिम अमेरिकी पेटेंट में उन्होंने एक डिजाइन प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने हवाई परिवहन के लिए एक उपकरण कहा। यह एक छोटा उड़ने वाला यंत्र था जो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का मिलाजुला रूप था। इस यंत्र को सीधा ऊपर उठने और फिर सामान्य रूप से उड़ने के लिए आगे की ओर झुकने के लिए डिजाइन किया गया था, और दोनों ही क्रियाओं के लिए एक ही प्रोपेलर का उपयोग किया जाता था। कुल मिलाकर ये बाद के पेटेंट दिखाते हैं कि टेस्ला की उम्र अभी भी नई राहों की खोज में लगी हुई थी। मोटरों और बड़े बिजली संयंत्रों के क्षेत्र में उनकी बड़ी सफलता दशकों पहले मिली थी। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड पर वार्डन क्लिफ टॉवर में एक विश्वव्यापी वायरलेस प्रणाली बनाने का प्रयास किया था, इस उम्मीद में कि बिना तारों के संदेश
और शायद बिजली भी भेजी जा सकेगी। लेकिन जब धन की कमी हो गई और टॉवर अधूरा रह गया तो उनकी योजनाएं धराशायी हो गईं। लेकिन उन्होंने ऐसे विचारों को प्रस्तुत करना बंद नहीं किया जो जमीन, हवा और हमारी मशीनों को नए तरीकों से जोड़ने का प्रयास करते थे। बिजली और दूर संचार के वायरलेस वितरण से लेकर हर चीज के संबंध में यह उस तरह की बिखरी हुई विरासत है जिसे आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुशलता से सुलझा सकती है। आज पेटेंट कार्यालय और तकनीकी कंपनियां पेटेंट के विशाल डेटाबेस में खोज करने के लिए एआई सिस्टम का उपयोग करती हैं। एक व्यक्ति द्वारा पन्ने दर पन्ने पढ़ने के बजाय एक मॉडल शीर्षकों, सारांशों, दावों और यहां तक कि छवियों को भी स्कैन कर सकता है और समान विषयों पर चर्चा करने वाले दस्तावेजों को एक साथ समूहित कर सकता है। इस तरह की खोज में टेस्ला का काम कई समूहों में फैल जाता है। उनका विकिरण ऊर्जा पेटेंट उच्च आवृत्ति विद्युत, वायुमंडलीय विद्युत, प्रारंभिक सौर उपकरणों और हवा में पहुंचने वाले विचित्र सेंसरों के बारे में अन्य विचारों के पास ही आ जाता है। उनके विमान का पेटेंट एक अलग श्रेणी में आता है जिसमें प्रारंभिक हेलीकॉप्टर डिजाइन, टिल्टविंग विमान और उड़ान के लिए नई नियंत्रण प्रणालियां शामिल हैं। एआई यह तय नहीं करता कि कौन से विचार सही हैं या गलत। यह उन कड़ियों को उजागर करता है जिन्हें मानव पाठक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम उन्हीं प्रसिद्ध कहानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उस नजरिए से देखने पर ऊर्जा से भरपूर यह यंत्र दुनिया को बिजली देने की एक असफल योजना नहीं लगता, बल्कि यह टेस्ला के चिंतन के विभिन्न चरणों के बीच एक कड़ी के रूप में दिखाई देता है। सबसे पहले उन्होंने जमीन पर बिजली पैदा करने के तरीके को नया रूप देने में मदद की। फिर उन्होंने बिना तारों के उस शक्ति और सूचना को भेजने का प्रयास किया। मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह तकनीक जमीन को ट्रांसमीटर के रूप में उपयोग करके लंबी दूरी तक वायरलेस तरीके से ऊर्जा संचारित कर सकती है। अंततः इस पेटेंट में उन्होंने एक ऐसा बॉक्स बनाया जो पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित है और धीरे धीरे उस पर गिरने वाली ऊर्जा को अवशोषित करता है। एक आधुनिक एआई प्रणाली इसे असामान्य मानती है और गहन अध्ययन के योग्य समझती है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी विशाल डायनेमो और झरनों का कारोबार करता था, वह एक ऐसे उपकरण पर समय क्यों व्यतीत करेगा जो केवल थोड़ी सी ऊर्जा ग्रहण करता है? इसका सबसे संभावित उत्तर सरल है। वह जिज्ञासु था। वह ऊर्जा के एक नए प्रकार तक ले जाने वाले हर द्वार का परीक्षण करना चाहता था, चाहे वह कितना भी संकरा क्यों न लगे। लेकिन वह छोटा सा डिब्बा ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं थी जहां उसका दिमाग अजीब-ओ-गरीब विचारों में खोया। जब उसके शहर में एक जानलेवा फ्लू फैला, तो टेस्ला ने ऊर्जा और आवृत्ति के प्रति अपने प्रेम को अपने घर के बहुत करीब की किसी चीज की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। बीमारी, टेस्ला के उपचार संबंधी प्रयोग। जब प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव कम होने लगा, तभी एक और आपदा आ पड़ी। सेना शिविरों और बंदरगाहों से एक तेजी से फैलने वाला फ्लू शुरू हुआ, जिसने महासागरों को पार किया और पूरी दुनिया में फैल गया। डॉक्टरों ने बाद में इसे स्पेनिश फ्लू नाम दिया। आधुनिक अध्ययनों के अनुसार इसने विश्व भर में कम से कम 5 करोड़ लोगों की जान ली, जो युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या से कहीं अधिक है। अस्पताल मरीजों से भर गए और पूरा समुदाय शोक में डूब गया। न्यूयॉर्क शहर सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। शहर में छोटे छोटे अपार्टमेंटों में परिवार ठसाठस भरे हुए थे और ट्रेनों और रेलगाड़ियों में लोग एक दूसरे से सटकर यात्रा कर रहे थे। स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड बताते हैं
कि फ्लू ने कम समय में लगभग 30,000 न्यूयॉर्क वासियों की जान ले ली। निकोला टेस्ला उसी शहर के बीचों बीच रह रहे थे। वे न्यूयॉर्क के होटलों में ठहरे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे जिनके पास पैसों की कमी थी और वे अपने विचारों और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। वह अखबारों को ध्यान से पढ़ते थे और बीमारी के फैलने की खबरों पर नजर रखते थे। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से ही अदृश्य रोगाणुओं के विचार से नफरत करता था, महामारी ने सीधे उनके सबसे गहरे भय को उजागर कर दिया। उस फ्लू से बहुत पहले टेस्ला से मिलने वाले लोगों ने गौर किया था कि वह गंदगी और बीमारी को लेकर कितने चिंतित रहते थे। दोस्तों और वेटरों ने बताया कि उन्हें हाथ मिलाना पसंद नहीं था और अगर कोई उन्हें छूने की कोशिश करता तो वे अक्सर पीछे हट जाते थे। न्यूयॉर्क के रेस्तरां में वे बेदाग बर्तनों पर जोर देते थे और हर भोजन के साथ साफ नैपकिनों के ढेर मांगते थे। एक मशहूर किस्सा यह है कि उन्हें मेज पर 18 नैपकिन रखना पसंद था और वे एक निश्चित क्रम में हर गिलास और कांटे को पोंछने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। अगर सेवा उनके मानकों पर खरी नहीं उतरती तो वे सीधे बाहर चले जाते। संक्रमण के डर ने उनकी दिनचर्या को पूरी तरह से प्रभावित किया। टेस्ला अपने होटल के कमरे बड़ी सावधानी से चुनते थे। उन्हें ऐसे कमरे पसंद थे जिनका आकार और संख्या उन्हें सही लगे और अक्सर वे कमरे 3 अंक के आसपास बने होते थे। यह अविश्वसनीय है। वाह, उन्होंने इस कमरे में कितने साल बिताए। कुछ वृत्तांतों के अनुसार वे मन ही मन कमरे की हवा का आयतन भी निकालते थे और हवा की स्वच्छता को लेकर चिंतित रहते थे। बाद के वर्षों में वे अपना अधिकांश भोजन और पानी उबाल कर पीते थे और बार बार हाथ धोते थे। उनके आसपास के लोग उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो कीटाणुओं या धूल के बीच निश्चिंत नहीं रह सकते थे। बीमारी का यह डर उस चीज के ऊपर बैठा हुआ था जो वह वर्षों से कर रहे थे। टेस्ला 1890 के दशक से ही अपने शरीर में उच्च आवृत्ति वाली विद्युत धाराएं प्रवाहित कर रहे थे। अपने सार्वजनिक व्याख्यानों में वह मंच पर आते, एक उच्च आवृत्ति जनरेटर चालू करते और अपने हाथों में चमकते बल्ब पकड़े रहते हुए अपनी त्वचा पर बैंगनी चिंगारियों को नाचने देते। बिजली का प्रवाह बहुत तेज और कमजोर था, इसलिए इससे उसका दिल सामान्य झटकों की तरह नहीं रुका। इसके बजाय इससे उसकी त्वचा में झुनझुनी हुई और ऊतकों में गर्मी महसूस हुई। उस समय डॉक्टर और आविष्कारक बिजली और प्रकाश को दवा के रूप में इस्तेमाल करने के विचार से उत्साहित थे। कुछ उपयोग वास्तविक और उपयोगी थे, अन्य केवल बिक्री के लिए कही गई बातें थीं। टेस्ला उस लहर के बीच में खड़ी थी। उन्होंने शुरुआती एक्स-रे ट्यूब बनाए और उनका इस्तेमाल हड्डियों और धातु की वस्तुओं की तस्वीरें लेने के लिए किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अत्यधिक विकिरण से त्वचा जल सकती है और आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने ओजोन बनाने वाली मशीनों पर भी प्रयोग किए जो ऑक्सीजन का एक तीखी गंध वाला रूप है, और लघु तरंग प्रकाश पर भी प्रयोग किए जिसे अब पराबैंगनी कहा जाता है, जो एक प्रकार का अदृश्य प्रकाश है जो सतहों और हवा में मौजूद कुछ रोगाणुओं को मार सकता है। इन सब बातों ने उन्हें डॉक्टर नहीं बनाया, लेकिन जब स्पेनिश फ्लू फैला तब तक टेस्ला बिजली, प्रकाश और कंपन को ऐसे उपकरणों के रूप में देख चुके थे जो न केवल मोटर और लैंप को बल्कि जीवित ऊतकों को भी प्रभावित कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि अगर अदृश्य तरंगें बिना तार के बल्ब जला सकती हैं, तो क्या वे हवा में तैरते या किसी व्यक्ति के फेफड़ों में छिपे अदृश्य कीटाणुओं को भी नष्ट कर सकती हैं? इसी सोच से 20वीं सदी के शुरुआती दौर के सबसे अनोखे उपकरणों में से एक वायलेट रे मशीन का जन्म हुआ। इन उपकरणों में आमतौर पर एक छोटा सा डिब्बा होता था जिसे दीवार में प्लग किया जाता था। एक हैंडल और कांच की नलियां होती थीं।
जब आप नॉब घुमाते थे तो नली में एक उच्च आवृत्ति वाली धारा प्रवाहित होती थी, जिससे अंदर की पतली गैस बैंगनी रंग की हो जाती थी और त्वचा में झुनझुनी सी महसूस होती थी। निर्माताओं का दावा था कि यह बैंगनी चिंगारी लगभग हर समस्या में मददगार हो सकती है। विज्ञापनों में दावा किया गया कि यह मुहासे, बालों का झड़ना, जोड़ों में अकड़न, तंत्रिका संबंधी समस्याओं और यहां तक कि गंभीर संक्रमणों के लिए भी फायदेमंद है। कुछ विज्ञापनों और बाद में संग्राहकों ने इस विचार को टेस्ला के उच्च आवृत्ति संबंधी कार्यों से जोड़ा, क्योंकि उनके कॉइल प्रयोगों ने ही मूल संरचना को प्रेरित किया था। लोगों ने वायलेट रे सेट खरीदे और उन्हें अपने घरों में रखा। आज भी संग्रहालयों में अटैचमेंट और उपचार सूचियों से भरी मुद्रित पुस्तिकाओं वाले बॉक्स किट मौजूद हैं। पीछे मुड़कर देखें तो स्वास्थ्य इतिहासकार और नियामक इन उपकरणों को नीम हकीमी चिकित्सा मानते हैं। बाद में 1940 और 1950 के दशक में अमेरिकी सरकार और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने गलत ब्रांडिंग और झूठे चिकित्सा दावों के लिए वायलेट रे बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। कई उपकरणों को जब्त या नष्ट कर दिया गया। ये मशीनें झुनझुनी और कभी-कभी मामूली जलन पैदा कर सकती थीं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि वे गंभीर संक्रमण या कैंसर को ठीक करती थीं। जहां एक ओर बैंगनी किरणों को सर्व रोगनाशक के रूप में बेचा जा रहा था, वहीं पश्चिमी तट पर एक अन्य आविष्कारक आवृत्ति के रोग निवारण के विचार को और आगे ले जा रहा था। उनका नाम रॉयल रेमंड रीफ था। 1920 और 1930 के दशक में कैलिफोर्निया में काम करते हुए रीफ ने असाधारण ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनाए। उनका दावा था कि उनके सर्वश्रेष्ठ मॉडल जीवित सूक्ष्म जीवों को सामान्य लेंसों की तुलना में कहीं अधिक आवर्धन पर दिखा सकते हैं। उस समय के कुछ डॉक्टर और लेखक उनके द्वारा तैयार की गई तस्वीरों और फिल्मों से प्रभावित हुए। अन्य लोग संशय में थे और उन्होंने बताया कि बाद के परीक्षणों के परिणाम उन परिणामों से मेल नहीं खाते थे। इन सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर रीफ ने एक साहसिक दावा किया। उन्होंने कहा कि हर रोगाणु की अपनी एक विशेष घातक दोलन दर होती है, जिसे सरल शब्दों में कहें तो मारने की आवृत्ति कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर रोगाणु को रेडियो जैसे सिग्नल से सही पिच पर नहलाया जाए तो वह कांपने लगेगा, कमजोर होकर टूट जाएगा, जबकि आसपास की स्वस्थ कोशिकाएं अप्रभावित रहेंगी। रीफ ने एक विद्युत उपकरण बनाया जिसे उन्होंने बीम रे मशीन कहा और बताया कि यह ट्यून की गई तरंगों से शरीर के अंदर रोगजनक जीवों को कमजोर या नष्ट कर सकता है। समर्थकों ने बाद में सनसनीखेज कहानियां सुनाईं। उन्होंने उन मरीजों के बारे में बताया जो कथित तौर पर कई किरणों के उपचार के बाद ठीक हो गए थे और शक्तिशाली चिकित्सा समूहों पर रीफ को बंद कराने का आरोप लगाया। लेकिन जब आप ठोस सबूत ढूंढते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। उस समय के ऐसे कोई बड़े और सावधानी पूर्वक किए गए नैदानिक परीक्षण नहीं हैं जो इलाज की पुष्टि करते हों। कैंसर संगठनों और चिकित्सा पत्रिकाओं द्वारा किए गए आधुनिक अध्ययनों में कहा गया है कि रीफ मशीनों से कैंसर या संक्रमण का विश्वसनीय इलाज कभी सिद्ध नहीं हुआ है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने सिद्ध उपचारों को छोड़कर इन मशीनों का उपयोग शुरू किया, उन्हें नुकसान पहुंचा है। तो इसमें टेस्ला की भूमिका क्या है? वास्तविक ऐतिहासिक अभिलेखों में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि टेस्ला और रीफ ने कभी साथ काम किया हो या कभी मिले भी हों। उनके बीच का संबंध विचारों से जुड़ा है। दोनों ही आवृत्ति, अनुनाद और इस विचार से आकर्षित थे
कि सही प्रकार का कंपन जीवित ऊतकों को बदल सकता है। इन सब बातों को एक साथ देखें तो रोगाणुओं से लेकर मनुष्यों और उनके आसपास की हवा तक एक स्पष्ट संबंध दिखाई देता है। टेस्ला ने अपने सपनों की आवृत्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास शरीर के अंदर बिल्कुल नहीं, बल्कि आकाश में किया। निकोला टेस्ला के लिए टेस्ला और आकाश। अनुनाद एक सरल विचार था। ग्रह कुछ हद तक घंटी की तरह व्यवहार करता है। यदि आप इसे सही लय में बजाते हैं तो यह बजेगा। इसकी जांच करने के लिए उन्होंने 1800 के दशक के अंत में न्यूयॉर्क छोड़ दिया और कोलोराडो स्प्रिंग्स चले गए, जहां उन्होंने अब तक की सबसे विचित्र प्रयोगशालाओं में से एक का निर्माण किया। शहर के बाहर एक पहाड़ी पर उन्होंने एक लकड़ी की इमारत खड़ी की, जिसके ऊपर एक बहुत ऊंचा मस्तूल और एक धातु का गोला था, जिसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट थी। अंदर उन्होंने विशाल टेस्ला कॉइल स्थापित किए, जो पूरे कमरे में बिजली की लंबी बैंगनी चमक बिखेरते थे। 1899 में उन्होंने उस उपकरण का उपयोग यह देखने के लिए किया कि तीव्र उच्च आवृत्ति वाली धाराएं जमीन और हवा में कैसे प्रवाहित होती हैं। उस समय की रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अपनी कुंडली और मस्तूल से पृथ्वी में तीव्र स्पंदन भेजकर बिना तारों के कई मील दूर स्थित साधारण लैंप जलाए थे। कोलोराडो स्प्रिंग्स से लिखे अपने नोट्स में उन्होंने कहा कि पृथ्वी और उसके ऊपर की हवा एक विशाल विद्युत प्रणाली के हिस्सों की तरह है, जिनमें एक प्राकृतिक लय या अनुनादी आवृत्ति होती है। दशकों बाद भौतिकविदों ने वायुमंडल में धीमी प्राकृतिक तरंगों को मापा, जिन्हें अब शुमान अनुनाद कहा जाता है, जो वास्तव में जमीन और ऊपर स्थित आवेशित परत के बीच एक प्रकार की पृष्ठभूमि ध्वनि की तरह काम करती हैं। टेस्ला ने आधुनिक गणनाओं को सटीक रूप से नहीं बताया, लेकिन वे पहले से ही ग्रह को एक ऐसी चीज के रूप में सोच रहे थे जो समग्र रूप से कंपन कर सकती है। यहीं से उनका सपना और बड़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर धरती की कोई प्राकृतिक लय होती तो उस लय से मेल खाने वाले उपकरण बनाए जा सकते थे और फिर पूरी दुनिया को तार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। जब वे पूर्व की ओर लौटे तो उन्होंने लॉन्ग आइलैंड पर वार्डन क्लिफ नामक स्थान पर उस कल्पना को एक वास्तविक परियोजना में बदलने की कोशिश की। बैंकर जे.टी. मॉर्गन से मिले पैसों से उन्होंने लाल ईंटों की एक प्रयोगशाला और एक 150 फीट से अधिक ऊंचा लकड़ी का एक टावर बनाना शुरू किया, जिसके ऊपर एक विशाल स्टील का गुंबद था। सार्वजनिक रूप से उन्होंने इसे समुद्र पार संदेश भेजने के लिए एक वायरलेस संचार प्रणाली बताया। निजी तौर पर उन्हें उम्मीद थी कि यह एक ऐसे वैश्विक नेटवर्क का पहला नोड होगा जो जमीन और हवा दोनों के माध्यम से सिग्नल और बिजली भेज सकेगा। यह परियोजना बहुत ही सामान्य कारणों से विफल हो गई। निर्माण की लागत बढ़ गई, आर्थिक स्थिति बदल गई और मॉर्गन ने और पैसा देने से इनकार कर दिया। 1900 के दशक के पहले दशक के मध्य तक वार्डन क्लिफ में काम रुक गया था और कुछ वर्षों बाद खाली टावर को तोड़कर कबाड़ के रूप में बेच दिया गया। लेकिन उस विशाल टावर के नीचे खड़े टेस्ला की तस्वीर कभी नहीं मिटी। टेस्ला ने कहा और लिखा कि एक दिन आकाश ऐसी चीज हो सकता है जिसे इंजीनियर प्रभावित कर सकें। बाद के साक्षात्कारों में उन्होंने सुझाव दिया कि ऊपरी वायुमंडल में विद्युत स्थितियों को नियंत्रित करने से लोग वर्षा को नियंत्रित कर सकते हैं या कुछ क्षेत्रों में सूखे को कम कर सकते हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि एक प्रयोगशाला परीक्षण में उन्होंने इतना घना कृत्रिम कोहरा पैदा कर दिया था कि वे अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख पा रहे थे। उनके लिए यह एक छोटा सा संकेत था कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग न केवल तारों और लैंपों को हिलाने के लिए किया जा सकता है, बल्कि हवा और नमी को भी हिलाने के लिए किया जा सकता है।
यह समझने के लिए कि यह विचार बार बार क्यों उभरता है। वैज्ञानिकों द्वारा अब आयन मंडल कहे जाने वाले क्षेत्र के बारे में जानना सहायक होगा। यह हमारे ऊपर बहुत ऊंचाई पर स्थित हवा की एक पतली विद्युत आवेशित परत है जो दसियों मील ऊपर से शुरू होती है। सूर्य की किरणें वहां गैस के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को अलग कर देती हैं और उस क्षेत्र को एक कमजोर प्लाज्मा में बदल देती हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि गैस मुक्त आवेश धारण करती है। यह परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के वक्र के चारों ओर परावर्तित होने में मदद करती है। यही कारण है कि लघु तरंग रेडियो महासागरों के पार तक पहुंच सकती है। टेस्ला आयन मंडल को नाम से तो नहीं जानते थे, लेकिन अपने मापों के आधार पर उन्होंने पृथ्वी और उसके बाहरी आवरण को एक विशाल विद्युत संघनन की 2 प्लेटों के रूप में चित्रित किया, जिसमें नीचे आवेशित भूमि और ऊपर आवेशित आकाश था। 20वीं शताब्दी में अन्य वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने वास्तव में उस चित्र के कुछ हिस्सों का अध्ययन करने के लिए उपकरण विकसित किए। सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक अलास्का के गाकोना के पास स्थित हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑन रोरल रिसर्च प्रोग्राम HAARP है। यह कुछ दर्जन एकड़ में फैला धातु के टावरों और एंटेनाओं का एक परिसर है। इसके केंद्र में एक उच्च शक्ति वाला रेडियो ट्रांसमीटर है जो आयन मंडल के एक छोटे से हिस्से में केंद्रित उच्च आवृत्ति तरंगें भेज सकता है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि आवेशित परत कैसे प्रतिक्रिया करती है, रेडियो तरंगें इसके माध्यम से कैसे यात्रा करती हैं और सूर्य से उत्पन्न होने वाली गड़बड़ियां संचार और नौवहन प्रणालियों को कैसे प्रभावित करती हैं। क्योंकि HAARP वास्तव में आयन मंडल के एक छोटे से हिस्से को गर्म कर सकता है और कभी-कभी एक हल्की कृत्रिम चमक पैदा कर सकता है, इसीलिए यह बेतुके दावों का केंद्र बन गया है। वर्षों से लोग इसे भूकंप, तूफान, फसल खराब होने और यहां तक कि मानसिक नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। ये कहानियां बुनियादी ऊर्जा आंकड़ों से मेल नहीं खाती। HAARP द्वारा आकाश में भेजी जाने वाली ऊर्जा सूर्य द्वारा उसी परत में लगातार डाली जाने वाली ऊर्जा की तुलना में बहुत कम है और गर्म क्षेत्र का व्यास भी केवल कुछ मील है। इस सुविधा और अलास्का फेयरबैंक्स विश्वविद्यालय, जो अब इसका संचालन करता है, के साथ काम करने वाले स्वतंत्र शोधकर्ता इसे वैश्विक मौसम के नियंत्रक के बजाय एक बाहरी भौतिकी प्रयोगशाला के रूप में वर्णित करते हैं। गीजा के महान पिरामिड के बारे में बात करते समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। पुरातत्वविदों और मिस्रविदों का मानना है कि यह फिरौन खुफू का शाही मकबरा था, जिसका निर्माण 4000 वर्ष से भी अधिक समय पहले एक विशाल अंत्येष्टि परिसर के हिस्से के रूप में किया गया था, जिसमें मंदिर, नावों के गड्ढे और रानियों और रिश्तेदारों के लिए छोटे पिरामिड शामिल थे। इसके भीतर 3 मुख्य कक्ष, गलियारे और एक ग्रेनाइट का ताबूत है, जो प्राचीन साम्राज्य के अन्य शाही मकबरों के कहीं अधिक बड़े और विस्तृत संस्करण जैसा दिखता है। पत्थर पर उत्कीर्ण लेख, खदान के निशान और यहां तक कि चूना पत्थर के ब्लॉकों को ले जाने वाले दल की एक प्राचीन लॉग बुक भी एक राजा के लिए दफन स्थान बनाने के उद्देश्य से एक विशाल लेकिन सामान्य राजकीय परियोजना की ओर इशारा करती है। लेखकों का एक अलग समूह उसी पत्थर को देखकर कुछ और ही देखता है। इंजीनियर क्रिस्टोफर डन जैसे लेखकों का तर्क है कि ग्रेट पिरामिड वास्तव में एक प्रकार की प्राचीन मशीन या विद्युत संयंत्र है। वे पिरामिड के चिकने सफेद चूना पत्थर के आवरण की ओर इशारा करते हैं और इसे बाहरी इंसुलेटर कहते हैं। वे अंदर मौजूद ग्रेनाइट के कमरों का जिक्र करते हैं, जिनमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं, और गायब शीर्ष शिला का भी, जिसे वे एक धातु के शीर्ष के रूप में चित्रित करते हैं, जो शायद एक एंटीना की तरह काम करता था। उस चित्र में
पूरा पिरामिड पृथ्वी के कंपनों के अनुरूप एक अनुनादी उपकरण है जो ऊर्जा को आकर्षित या आकार देने में सक्षम है। अधिकांश पुरातत्वविद और भौतिक विज्ञानी इस विचार को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उस समय के विद्युत उत्पादन, वायरिंग या मशीनों के कोई स्पष्ट भौतिक प्रमाण नहीं हैं। जब आप इस पिरामिड की कहानी में टेस्ला को शामिल करते हैं तो यह और भी तेजी से फैलती है। उन्हें ऊंची, प्रतिध्वनित होने वाली संरचनाएं पसंद थीं। पिरामिड ऊंचा, ज्यामितीय होता है और ऐसी सामग्री से बना होता है जो विद्युत का संचालन या अवरोध कर सकती है। ये तुलनाएं टेस्ला और खुफू के निर्माताओं के चले जाने के कई वर्षों बाद की गई हैं। टेस्ला की बची हुई नोटबुक में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उन्होंने गुप्त रूप से पिरामिड के उद्देश्य को समझा था, और प्राचीन मिस्र के अभिलेखों में भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि निर्माताओं ने पृथ्वी की प्रतिध्वनि का उतना ध्यान रखा था जितना टेस्ला ने रखा था। यह संबंध मुख्यतः आधुनिक कल्पना में निहित है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां, दस्तावेजों, पेटेंटों, वैज्ञानिक शोध पत्रों और षड्यंत्र संबंधी लेखों के इस पूरे ढेर पर काम करती हैं और पैटर्न की खोज शुरू करती हैं। विशाल भाषा मॉडल बड़ी मात्रा में पाठ को स्कैन करने और उन शब्दों और विचारों को खोजने के लिए बनाए गए हैं जो अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं। यदि आप इन मॉडलों में से किसी एक को टेस्ला के अनुनाद संबंधी सपनों, आयनोस्फीयर भौतिकी, HAARP प्रयोगों और पिरामिड शक्ति और मौसम संबंधी हथियारों पर आधारित कुछ दुर्लभ पुस्तकों से संबंधित सामग्री प्रदान करते हैं, तो वही शब्द बार बार सामने आते हैं। अनुनाद, एंटीना, आयनोस्फीयर, पिरामिड, मौसम और वैश्विक परिपथ। मॉडल के लिए ये दोहराए गए शब्द एक बड़ी कहानी के टुकड़े प्रतीत होते हैं। समस्या यह है कि इन प्रणालियों में सामान्य ज्ञान की कमी है। इन्हें वास्तव में यह पता नहीं होता कि कौन से पैटर्न वैज्ञानिक रूप से सटीक हैं, कौन से अनुमान मात्र हैं और कौन से कोरी कल्पना हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से होने वाली मतिभ्रम पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भाषा मॉडल अक्सर तथ्य और कल्पना को मिला देते हैं और फिर भी बहुत आत्मविश्वास से भरे प्रतीत होते हैं। एक मॉडल यह दिखा सकता है कि टेस्ला पृथ्वी को एक चालक के रूप में उपयोग करना चाहते थे। आधुनिक प्रयोगशालाएं वास्तव में आयन मंडल के छोटे छोटे हिस्सों को गर्म करती हैं, और कुछ लेखकों का दावा है कि ग्रेट पिरामिड पृथ्वी के अनुरूप बनाया गया था। फिर इन सभी को एक सुव्यवस्थित कहानी में पिरोने का प्रलोभन होता है, जिसमें एक ही गूंजता हुआ विचार प्राचीन मिस्र से लेकर टेस्ला के माध्यम से वर्तमान के गुप्त परियोजनाओं तक फैला हुआ है। देखने के लिए धन्यवाद। अब स्क्रीन पर दिखाई देने वाले वीडियो देखें, जिनमें और भी अविश्वसनीय कहानियां हैं।